सुप्रभात फोर्थ क्लास। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी को मालूम है हम इस समय अपनी व्याकरण पुस्तक के पाठों को कर रहे हैं। आप जो सामने पाठ देख रहे हैं, भाषा, लिपि और व्याकरण, इस पाठ को हम अच्छे से समझ चुके हैं। बच्चों, आज मैं आपको इस पाठ की अभ्यास माला करवाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे और इस बात को ध्यान रखिए, आपको अभ्यास माला में जो भी प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे उन्हें आप याद करेंगे तथा जब आप स्कूल आएंगे, स्कूल ओपन होंगे आपके, उस अभ्यास माला की फ़ोटोकॉपी करवाकर आपको अपनी नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में उसे पेस्ट करना है। समझ में आ गया? जो अभ्यास माला हम करेंगे उसकी फ़ोटोकॉपी करके आपको पेस्ट करना है। एक बार इस लेसन में, इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा है वो समझ लेते हैं। देखिए, पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा द्वारा हम एक दूसरे को अपने मन की बात बता पाते हैं, है ना क्लास? अब दूसरे की बात समझ भी पाते हैं और अपनी बात उस तक पहुंचा भी पाते हैं। तो भाई देखिए, यहाँ पर चित्र देखिए, जैसे बच्चा अपनी माँ से कह रहा है मैं खेलने जा रहा हूँ। मम्मी कहती है ठीक है, जल्दी आ जाओ। या तो हम बोलकर, सुनकर या लिखकर और पढ़कर या कुछ संकेतों द्वारा, कुछ इशारों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से बच्चों, भाषा की परिभाषा हुई, विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। क्या हुए? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। अब है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। कितने रूप हुए? दो रूप, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप में क्या होता है बच्चों? हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारी बात को ग्रहण करता है, यानी कि समझ पाता है। तो बोलकर और सुनकर जो विचार एक दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं उन्हें हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में क्या होता है? लिखकर और पढ़कर। कुछ लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ रहे हैं, तो हम लिखकर और पढ़कर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आपको विद्यालय से गृह कार्य मिला है ना? वो आपको लिखित भाषा में करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण भी हैं लिखित के। सुलेख लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए क्लास, आपको देश और दुनिया की भाषाएं बताई गई है। जैसे अलग अलग देश होते हैं तो उनकी भाषाएं भी अलग होती हैं। जैसे कि जर्मनी की भाषा का नाम जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच, इंग्लैंड की अंग्रेजी और जापान की जापानी। इस तरीके से अन्य भाषाएं भी प्रचलित होती हैं हर देश में, ठीक है। भारत में भी देखिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मलयालम, तेलुगु, अनेक भाषाएं हैं जो अलग अलग प्रांतों में भारत के बोली जाती हैं। आपको एक चीज़ पता है? संस्कृत संसार की सबसे पुरानी भाषा है। उसके बाद बच्चों, भाषा जब तक मूल रूप में, भाषा का मूल रूप तो मौखिक ही है, लेकिन उसे लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ी थी, तो उसको हमने लिपि कहते हैं। तो देखिए, किसी भी भाषा को लिखने के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की
लिपि होती है, अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। समझ में आ गया आपको? हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, मराठी और भी अन्य भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है। ऐसे ही जो अलग अलग भाषाएं होती हैं उनकी लिपियां भी अलग होती हैं। उसके बाद है बच्चों व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप देता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने के लिए कुछ नियम जानने जरूरी हैं। शुद्ध रूप में भाषा को बोलना, लिखना और पढ़ना सीखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार हम पढ़ते, लिखते और बोलते हैं, तो वो व्याकरण के कारण ही होता है। इसीलिए व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आगे बच्चों समझ में? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो हमारा ये पाठ 1 पूरा हुआ। इस पाठ में हमने पढ़ा कि संकेतों में पूरी बात नहीं बताई जा सकती। सांकेतिक भाषा में हम अपनी पूरी तरीके की बात नहीं समझा पाते हैं, है ना। और संकेतों का प्रयोग कब हो सकता है? जब कोई हमें देख रहा हो, है ना। तो इसलिए सांकेतिक भाषा को मूल भाषा के रूप में नहीं रखा जा सकता। हम भाषा के द्वारा अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। हर एक देश और प्रांत की अपनी भाषा होती है। हिंदी और भारत की अनेक भाषाओं का मूल संस्कृत है। हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है। भाषा को लिखने के निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ये सब कुछ हमने आज के पाठ में सीख लिया। अब आती है बच्चों इसके अभ्यास की। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप कौन सी भाषा बोलते हैं? ठीक है, आप कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं? सोच के रखिए। इन प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपसे लूँगी। अगर भाषा ना होती तो क्या होता, ये मैं बता देती हूँ आपको। यदि भाषा ना होती तो हम अपनी बात को एक दूसरे तक इतनी आसानी से नहीं पहुँचा पाते, है ना। अब देखिए आपके लिए अभ्यासमाला। अब मैं आपको अभ्यासमाला कराने जा रही हूँ। एक बार आप देख लीजिए पूरी, ठीक है। अब मैं आपको अभ्यासमाला करवा रही हूँ। देखिए क्लास, आपको सही उत्तर के आगे सही लिखना है। वैसे तो आपको बुक में टिक का निशान दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर सही शब्द लिख रहे हैं। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा, ठीक है। व्याकरण है या भाषा है या लिपि है, कौन सा सही है इसमें? भाषा। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा। अगला है, ओडिशा में बोले जाने वाली भाषा है बंगला, उड़िया या ओडिया। तो सही कौन सा है? उड़िया। लिखित भाषा का इनमें से कौन सा उदाहरण सही है? पत्र लेखन, समाचार वाचन या संवाद। तो सही क्या है? पत्र लेखन। भाषा के कितने रूप माने जाते हैं?
4, 3 या 2? सही कौन सा है? 2 वाला। हिंदी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन। कौन सी है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी। तो सही क्या है? देवनागरी। समझ में आया आपको ये पांचों? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। ओडिशा में बोले जाने वाली भाषा है उड़िया। लिखित भाषा का उदाहरण है पत्र लेखन। भाषा के रूप माने जाते हैं 2 और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अब है भाषा का रूप बताना है। पत्र लेखन भाषा का कैसा रूप है? लिखित रूप। और गाना कैसा रूप है भाषा का? मौखिक रूप। बातचीत करना ये भी मौखिक रूप है। देख कर पढ़ना ये क्या है? लिखित रूप। बताया था ना आपको, कुछ लिखा हुआ पढ़ना आपके लिखित रूप में आता है। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के निम्न नामों को अन्य भाषा में क्या कहते हैं? बच्चों आपकी पुस्तक में इनके चित्र बने हैं, लेकिन मैं चित्र नहीं बना पाई हूँ, तो आपके लिए मैंने नाम ही लिख दिया है। हिंदी में सूर्य, तो नेपाली में उसे हम क्या कहते हैं? नेपाली भाषा में धाम। मराठी में सूर्य, बंगला में सूरज और तमिल में सूर्य। बच्चों अगर किसी भाषा में हमारा सही साउंड नहीं आ पाता है तो भी हम इनको देख लेंगे कि इन भाषाओं में इन शब्दों को क्या कहा जाता है। जैसे कि है आम। आम हिंदी में कहते हैं, तो नेपाली में आम को क्या कहते हैं? अमा। मराठी में आंबा, बंगला में अमा और तमिल में मामपालम। तमिल में मामपालम। उसके बाद देखिए एक हिंदी में, नेपाली में एका और मराठी में भी एका, बांग्ला में भी एका, लेकिन तमिल में ओनरू। तमिल में ओनरू। अब है पक्षी। हिंदी में पक्षी होता है, नेपाली में उसे कहा जाता है चरा। मराठी में पक्षी, बांग्ला में पाखी और तमिल में पावई। ठीक है, समझ में आया क्लास आपको? तो ये है हमारी अभ्यासमाला पाठ 1 की। आपको फिर याद दिला देती हूँ मैं। आपको इस पाठमाला की इस अभ्यासमाला का आपको फ़ोटोकॉपी करानी है और जब आपके स्कूल खुलेंगे तब आपको अपनी नोटबुक में उसे पेस्ट करना है। ठीक है क्लास? और देख लीजिए आप। ठीक, समझ में आ गया आपको सारा कुछ, और आपको ये अच्छे से याद भी करना है। ओके।